हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 28 जुलाई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, बीजेपी प्लेस सेफ इन कर्नाटका। अब बसवराज बोम्मई को नया चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है कर्नाटका का। तो बसवराज बोम्मई, हु वाज द होम मिनिस्टर अंडर बीएस येडियुरप्पा, विल बी स्worn इन एज द 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। और ये भी लिंगायत कम्युनिटी से ही आते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, डिडंट गेट ओके फॉर सीबीआई पोस्ट, अस्थाना इज न्यू चीफ ऑफ दिल्ली पुलिस। तो सेंटर ने अपॉइंट कर दिया है राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर का चीफ। तो दिल्ली पुलिस चीफ की तरह उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया है। इससे पहले वो सीबीआई डायरेक्टर भी बनने वाले थे, लेकिन उन्हें सीबीआई डायरेक्टर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग साइट की कि किसी भी ऑफिसर को अगर 6 महीने से कम बचा है रिटायरमेंट के लिए तो उसे सीबीआई का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। यहाँ पे पंजाब अमंग मोस्ट फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट्स। तो एक मॉन्टेक पैनल की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा फिस्कली स्ट्रेस्ड है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है वहाँ पर पंजाब में। तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वो सेटअप लास्ट ईयर बाई सीएम अमरिंदर सिंह टू ब्रिंग पंजाब इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक। तो जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने एक पैनल बनाया था कि कैसे पंजाब की इकोनॉमी को वापस से ट्रैक पर लाया जाए। तो कुछ इसमें मेजर्स सजेस्ट किए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट डेट को कम करने की बात की गई है, रिक्रूटमेंट पुलिस में बैन करने की बात की गई है, साथ ही जो पे स्केल्स है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का वो सबका एक लेवल पर लाने की बात की गई है, इंक्रीजिंग डिडक्शन टुवर्ड्स प्रोफेशनल टैक्स बिसाइड अदर्स। द रिपोर्ट हाउएवर केयरफुली साइड स्टेप्ड द इश्यूज ऑफ पावर सब्सिडी एंड फार्म लोन वेवर्स। तो अब जो सरकार इसमें पैसा खर्च करती है पावर सब्सिडी और फार्म लोन वेवर्स, उसके बारे में रिपोर्ट में कुछ नहीं कहा गया, जबकि उसकी वजह से भी जो पंजाब की इकॉनमी है वो स्ट्रेस्ड बताई जा रही है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इंडिया पेट्रोल देपसांग टिल मंथ्स बिफोर एलएसी स्टैंड ऑफ। तो अभी इंडिया और चाइना में जो 5 फ्रिक्शन पॉइंट्स है उसमें देपसांग की बात नहीं की गई है, लेकिन देपसांग भी कभी फ्रिक्शन पॉइंट रहा करता था और अभी भी है। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सपेक्टेड अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू इन द 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स टू बी हेल्ड सून ऑन गोगरा एंड हॉट स्प्रिंग्स। तो गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जो फ्रिक्शन पॉइंट है उनके बारे में तो बात होने वाली है अभी जो 12th राउंड होगा टॉक्स का। चाइना कंटिन्यूज टू हैव प्लेटून साइज ट्रूप स्ट्रेंथ ऑन द इंडियन साइड ऑफ द एलएसी। तो चाइना की अभी भी अच्छी खासी ट्रूप्स हैं, मेंटेन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। अब यहाँ पे देपसांग की बात की गई है, तो देपसांग प्लेन्स को अभी इशू नहीं बताया जा रहा है। देपसांग जो है तो वो लोकेटेड है ईस्टर्न लद्दाख में, विद द लिमिट ऑफ पेट्रोलिंग इज नॉट द सेम एज द एलएसी and is much deeper inside the Indian territory. The area is strategically significant as it lies just 30 kilometers southeast of the important दौलत बेग ओल्डी पोस्ट। तो दौलत बेग ओल्डी पोस्ट और एयर स्ट्रिप इनमें तो स्टैंड ऑफ चल ही रहा था, लेकिन देपसांग को भी माना नहीं जा रहा है कि वहाँ पे फ्रिक्शन पॉइंट है। तो बस आपको देपसांग की लोकेशन पता होनी चाहिए, ईस्टर्न लद्दाख में है। हम आगे चलते हैं। अब जो हरप्पन सिटी धोलावीरा है, तो धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब इंडिया की एक्चुअली 40 साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्होंने अपना स्थान पा लिया है। तो द हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा इन गुजरात रन ऑफ कच्छ हैज फाउंड अ प्लेस इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, मेकिंग द 40th वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी इन द कंट्री। तो अभी इससे पहले रमप्पा टेम्पल, जो कि रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, तेलंगाना में, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला। और साथ ही अभी ये दूसरी साइट हमें जल्द ही मिल गई है, वो हरप्पन सिटी ऑफ धोलावीरा है। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू वेल प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट्स इन साउथ एशिया डेटिंग फ्रॉम द 3rd to mid-2nd millennium BC, spread over 22 हेक्टेयर। तो हरप्पन एरा मेट्रोपोलिस इज द 5th लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 5वीं सबसे बड़ी साइट है धोलावीरा। इट ड्रॉज इट्स नेम फ्रॉम प्रेजेंट डे विलेज धोलावीरा। तो गुजरात में एक विलेज है धोलावीरा, उसके नाम से ही इसका नाम आता है धोलावीरा। लोकली इसे कोटड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। द एक्सपेंसिव साइट वॉज डिस्कवर्ड इन द 1960s बाई आर्कियोलॉजिस्ट जगत पाटी जोशी। तो ये जगत पाटी जोशी द्वारा डिस्कवर की गई थी धोलावीरा, और इसे लोकली कोटड़ा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ेंगे द असम मिजोरम डिस्प्यूट की। असम मिजोरम डिस्प्यूट किसकी वजह से होता है, तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से ही ब्रिटिश ने 2 बार डिमार्केशन कर दिया। तो मिजोरम एक डिमार्केशन को मानता है और असम दूसरे डिमार्केशन को मानता है। तो जो मिजोरम है वो असम की बराक वैली से उसका बॉर्डर जाता है, और साथ ही मिजोरम और असम दोनों ही बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं। जो बाउंड्री असम और मिजोरम के बीच की वो 165 किलोमीटर की है। और ये जो डिस्प्यूट चल रहा है वो बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि जो असम है उसका एक डिस्ट्रिक्ट था पहले मिजोरम, जिसको लुशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो व्हेन मिजोरम वाज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम एंड नोन एज लुशाई हिल्स। फिर बाउंड्री डिमार्केशन किया गया 1875 और 1933। जो 1875 डिमार्केशन है वो एक्ट के थ्रू किया गया था, जो कि एक्ट था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया गया लुशाई हिल्स, जो प्लेन ऑफ कचार असम बराक वैली है उससे लुशाई हिल्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। और जब ये वाला डिमार्केशन हुआ तब मीज़ो के चीफ्स प्रेजेंट थे।
1933 जो डिमार्केशन हुआ जिसमें कि एक ट्राई जंक्शन से डिवाइड किया गया, जिसमें कि ट्राई जंक्शन था लुशाई हिल्स, कछार डिस्ट्रिक्ट और मणिपुर का। तो इस समय मिजो के चीफ्स प्रेजेंट नहीं थे और डिमार्केशन के टाइम, इसलिए मिजोरम इस वाले डिमार्केशन को नहीं मानता है। अब व्हाट विच इज द बाउंड्री डज मिजोरम फाइंड एक्सेप्टेबल, तो अकॉर्डिंग टू मिजो लीडर्स द ओनली एक्सेप्टेबल बाउंड्री वही है जो 1875 में डिमार्केट की गई थी। द प्रेजेंट सो कॉल्ड बाउंड्री वॉज आर्बिट्ररली मेड इन 1930 एंड 1933 और उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज की अप्रूवल नहीं ली गई, मिजोरम का ऐसा कहना है। द डिस्प्यूट हैज बीन सिमरिंग सिंस मिजोरम बिकेम अ यूनियन टेरिटरी 1972 और स्टेट बना दिया गया 1980s। तो 1972 से पहले इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं था, लेकिन जब मिजोरम को अपना यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, बाद में स्टेट बना दिया गया, उसके बाद से डिस्प्यूट काफ़ी बेटर होता गया। नॉर्थ ईस्ट में और भी ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स चलते हैं। अगर हम असम का बॉर्डर डिस्प्यूट देखें तो असम का बॉर्डर डिस्प्यूट एक्चुअली सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से चलता है, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम सबसे। असम एंड नागालैंड शेयर अ 500 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री। अब असम और नागालैंड लगभग 500 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं और हमेशा वहाँ पे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और डेथ्स देखने को मिली है, जैसे कि 1965 से भी देखने को मिली रही हैं। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी ने पब्लिश भी किया था कि कितने ज़्यादा क्लैशेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश के साथ भी असम लगभग 800 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर सबसे पहले क्लैशेस 1992 में देखे गए थे। दोनों स्टेट एक दूसरे को बोलते हैं कि उनकी बाउंड्री को ट्रांसग्रेस करने की कोशिश की है, इलीगल इंक्रोचमेंट करने की कोशिश की है। असम का मेघालय के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट चलता है। 884 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है असम मेघालय के साथ। एंड देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ रीसेंट फ्लेयर अप्स हियर टू। द मेघालय गवर्नमेंट क्लेम्स 12 एरिया ऑफ डिस्प्यूट है असम के साथ, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर्स ने दोनों स्टेट की बात की तो उन्होंने बोला कि हम स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो असम का एक्चुअली जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के साथ चलता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे की नासा टेलीस्कोप एंड सेंटर ऑफ LGBT डिबेट। तो अब जो नासा है वो लॉन्च करने वाला लार्ज इंफ्रारेड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो एक्चुअली हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर माना जा रहा है, जिसका नाम होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये देखेगा कि यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या रही है, फॉर्मेशन कैसे हुआ सोलर सिस्टम का और इवोल्यूशन कैसे हुआ सोलर सिस्टम का। पर यहाँ पर इश्यू ये है, ये जो टेलीस्कोप का नाम रखा गया जेम्स वेब के ऊपर, उन्होंने अपने टाइम में होमोसेक्सुअल्स को बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया होगा जब वो गवर्नमेंट के लिए काम करते थे। यहाँ पर 4 प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर्स ने एक पिटीशन साइन की है कि इसका नाम बदल देना चाहिए, किसी भी ऐसे इंसान के ऊपर इसका नाम नहीं रखा जाना चाहिए जो कि होमोफोबिक है। अब ऐसी डिबेट यूएस में बहुत टाइम से चल रही है, जैसे कि द डिबेट मार्क्स अ रेयर इंस्टांस ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। जैसे कि कोई भी चीज़ों के नाम जो कि रेसिज्म को प्रमोट करते हैं, उन लोगों के ऊपर किसी का भी नाम नहीं रखा जाएगा, ना ही किसी स्ट्रीट का नाम रखा जाएगा, ना ही बर्ड्स का नाम रखा जाएगा। तो ऐसा एक्टिविज्म यूएस में अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि द डिबेट मार्क्स अ रेयर इंस्टांस ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। अनदर रीसेंट एग्जाम्पल इज फ्रॉम ऑर्निथोलॉजी, जहाँ पर कुछ बर्ड्स के नाम उन लोगों के ऊपर रखे गए हैं जिनका नाम कभी रेसिज्म से लिंक्ड था या स्लेवरी से लिंक्ड था या वाइट सुप्रीमेसी से लिंक्ड था। तो ऐसा एक्टिविज्म यूएस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब पेगासस व्हाट आर द पावर्स ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी। तो अभी वेस्ट बंगाल ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाई है, तो उसकी क्या पावर्स हैं। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैड सेट अप कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ये देखने के लिए कि पेगासस स्पाईवेयर ने कितना एलिज्ड सर्विलांस किया है। तो कमीशन कंप्राइजिंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मदन बी लोकुर और फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। तो वो देखेंगे कि कितना ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हुआ है सेवरल इंडिविजुअल्स में, जर्नलिस्ट में। अब मैंडेट क्या है और पावर क्या है। तो अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952, जिसके तहत ये कमीशन बनाई गई है, तो अ कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट शैल हैव द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट। तो ये जो कमीशन सेटअप की गई है, इसके पास पावर होगी सिविल कोर्ट की। इसका मतलब ये है कि ये किसी भी सूट को ट्राई कर सकता है अंडर द कोर्ट ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये किसी भी कमीशन के पास इतनी पावर है कि सम्मन कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है किसी भी इंसान की अटेंडेंस जो भी ज़रूरत हो इंक्वायरी करने के लिए फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामाइन हर ऑन ओथ एंड रिसीव एविडेंस एंड इट कैन ऑर्डर रिक्वेजिशन ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इस जो कमीशन है उसके पास पावर होगी, किसी एक सिविल कोर्ट के बराबर ही पावर होगी, और किसी भी इंसान के अटेंडेंस के लिए सम्मन कर सकता है और साथ ही कोई भी एविडेंस मंगा सकता है, कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड मंगा सकता है। अब वाई हैज द स्टेट गवर्नमेंट सेट अप द कमीशन। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कमीशन क्यों बने पेगासस रो के लिए। तो वाइल बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन सेट अप कमीशंस ऑफ इंक्वायरी, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ही कमीशंस ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं, लेकिन स्टेट्स को बस सब्जेक्ट मैटर्स उनके थोड़े रेस्ट्रिक्टेड हैं कि वो किस मैटर पे ऐसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कमीशन बना सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पहले कमीशन बना दी है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर सेम कमीशन बनाना चाहती है, तो स्टेट पैरेलल कमीशन नहीं बना सकती उसी सब्जेक्ट पर जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, अनलेस स्टेट सेंटर से परमिशन ले। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ने अगर कमीशन बना दी तो स्टेट भी बना सकती है, लेकिन स्टेट को सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी।
बट इफ स्टेट हैज़ अपॉइंटेड अ कमीशन, लेकिन अगर स्टेट ने कमीशन बना दी, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल ने बना दी, तो सेंटर कमीशन बना सकता है, लेकिन सेंटर को ये प्रूव करना होगा जो सब्जेक्ट ऑफ द ओपिनियन है वो एक से दो से ज़्यादा स्टेट्स में एक्सटेंड कर रहा है, कि सेंटर ने इसलिए बनाया क्योंकि दो से ज़्यादा स्टेट्स का ये मैटर है, इसलिए सेंटर ने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर बना रखी है तो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन सेंटर से परमिशन लेनी होगी। और ऑन द कंट्रेरी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने बना ली है तो सेंटर भी बना सकती है, बस सेंटर को यू प्रूफ करना होगा ये जो सब्जेक्ट मैटर है कंसर्न वो दो से ज़्यादा स्टेट का कंसर्न है। अब व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स कैन अ कमीशन प्रोब, अब कमीशन कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को प्रोब कर सकती है। तो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द 1952 एक्ट, कमीशन सेटअप बाय द, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन सेटअप करेगी वो किसी भी मैटर पे बना सकती है, जैसे कि लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो कि 7th शेड्यूल में मेंशन है। लेकिन तो स्टेट गवर्नमेंट कमीशन सेटअप करेगी वो सिर्फ लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में बना सकती है, लिस्ट 1 में नहीं बना सकती है। अब वेस्ट बंगाल ने जो कमीशन बनाई है तो वेस्ट बंगाल ने बोला है ये जो पेगासस की बात है ये पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंट्री से रिलेटेड, इसलिए हमने इस पर कमीशन बनाई। लेकिन जो एंट्री 31 ऑफ द यूनियन लिस्ट है, टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग और ये सारे मैटर्स जो आते हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ये यूनियन लिस्ट का भी मैटर हो सकता है, स्टेट लिस्ट का भी मैटर हो सकता है। स्टेट में यहाँ पर बोला गया कि पब्लिक ऑर्डर पुलिस एंट्री में आता है पेगासस रो, इसलिए हमने कमीशन बनाई है। अब व्हाट वैल्यू डज अ कमीशन रिपोर्ट हैव, तो अब जो कमीशन की रिपोर्ट आएगी उसकी क्या वैल्यू होगी। तो द फाइंडिंग्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव, तो जो भी फाइंडिंग्स आएंगी वो एग्जीक्यूटिव पर बाइंडिंग नहीं होंगी, लेकिन कोर्ट्स इसको एविडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर हम ये कॉलम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथन द कोड। अब आईबीसी जो आया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वो कितना अच्छा साबित हुआ है और उसमें क्या लूप होल्स है वो सब हम देखेंगे। 5 years ago द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज पास बाय द पार्लियामेंट, तो लगभग 5 साल पहले पार्लियामेंट के द्वारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पास किया गया था, जिसमें रिजोल्यूशन प्रोसेस जो होता है जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए ये बात की गई थी। आईबीसी एक टाइम बाउंड रिजोल्यूशन देता है फर्म्स का, तो इससे फॉर्म एग्जिट हो सकती है। तो इससे क्या होता है जो प्रोमोटर्स उन्हें डर होता है कि वो कंपनी से अपना उनका कंट्रोल चला जाएगा। इट हैज़ स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर्स, तो जो भी लोग लोन देते हैं उनको अब थोड़ी स्ट्रेंथन मिली है, जैसे कि उनको पता है अगर उनका लोन नहीं चुका पाई कंपनी तो उनकी जो फॉर्म होगी उसका रिजोल्यूशन होगा, नहीं तो लिक्विडेशन हो जाएगा। तो इट हैज़ स्ट्रेंथन द हैंड्स ऑफ क्रेडिटर्स इन इन्फोर्सिंग द राइटफुल क्लेम्स अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर्स, द थ्रेट ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर द कंपनी। अब इसके बाद प्रोमोटर्स को भी डर होता है कि अगर वो लोन नहीं चुका पाएंगे या तो फिर जो भी उन्होंने क्रेडिट लिया अगर वो नहीं चुका पाएंगे तो वो अपनी फर्म का कंट्रोल भी खो सकते हैं। तो एक डेटरेंट की तरह काम कर रहा है उन प्रोमोटर्स के लिए जो एरेंट होते हैं, लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन फिर चुकाते नहीं है। इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, जैसे एमएसएमई जो बेसिकली ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक्स तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, लेकिन जो कुछ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं जो कि बेसिकली सामान प्रोवाइड करते हैं उनको भी पावरफुल टूल मिल गया नेगोशिएट करने के लिए। जो भी लार्जर फर्म्स होती हैं अगर उनके ड्यूज नहीं उन्होंने दिए हैं तो वो भी ये रिजोल्यूशन शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हाफ ऑफ द केसेस होते हैं वो इनिशिएट होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के द्वारा ही। हाउएवर डिस्पाइट ए कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट ओवर द अर्स्टवाइल आर्किटेक्चर, तो इससे पहले जो आर्किटेक्चर था सरफासी वगैरह उसको अगर वेरियस पैरामीटर्स पे उसके बाद जज करो तो आउटकम्स जो आईबीसी में है वो उतने फेवरेबल नहीं रहे जितना एनविसाज किया गया था। लगभग 4376 केसेस जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में एडमिट किए गए हैं उसमें से सिर्फ 348 केसेस में रिजोल्यूशन प्लान आया, नहीं तो 1277 जो केसेस हैं उसमें लिक्विडेशन ही हुआ है। इन केसेस वेयर रिजोल्यूशन प्लान, अब रिजोल्यूशन प्लान को ये बोला गया था कि 330 दिन तक रिजोल्यूशन पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन जो एवरेज टाइम देखा गया वो रिजोल्यूशन में लगभग 459 डेज लग रहे हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि ज़्यादा रिजोल्यूशन टाइम क्यों लग रहा है, ज़्यादातर कंपनीज का लिक्विडेशन ही क्यों हो रहा है, रिजोल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा। तो पहला ये है अमिड अ स्लोइंग इकोनॉमी अनसर्टेन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड बायर्स और डिप्रेस द बिड्स फॉर कंपनीज। पहली बात ये इकोनॉमी स्लो चल रही है, इकोनॉमी के स्लो चलने की वजह से जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो लोगों को ज़्यादा देख नहीं रहे, इसलिए इंटरेस्टेड बायर्स किसी भी ऐसी कंपनी के लिए कम मिल रहे हैं। दूसरा, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इन सम केसेस असेट्स में हैव बीन साइफन्ड ऑफ लीविंग वेरी लिटिल वैल्यू इन द कंपनी। अब कुछ में क्या होता है जो प्रमोटर्स होते हैं वो एक्चुअली जो एक्चुअल एसेट्स होते हैं कंपनी को वो साइफन ऑफ कर देते हैं अपने पियोन के नाम पर या फिर कहीं भी कर देते हैं, किसी ऐसी कंपनी जैसे कि शेल कंपनी के नाम पर कर देते हैं, तो जो एक्चुअल वो कंपनी होती है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। In cases that were carrying on under earlier regimes, the value of assets would have been significantly eroded. अब कुछ केसेस बहुत टाइम से चल रहे हैं, जैसे प्रीवियस रिजीम से चल रहे हैं, तो जो वैल्यू होती है एसेट्स की वो इरोड होने लगती है। फर्दर डिलेज इन आइदर बिगिनिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और चौथी बात ये है जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में पहले से ही डिले होने लगता है जिससे रिजोल्यूशन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड प्रोमोटर्स इसके अलावा जो बार बार लीगल हर्डल्स लाते रहते हैं ताकि वो अपनी कंपनी का कंट्रोल ना खोए। तो 4 रीजंस की वजह से देखने से मिला है। पहली बात, स्लोइंग इकोनॉमी के चलते अच्छे बायर्स नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, जो असेट्स होते हैं कंपनी के वो किसी और के नाम ट्रांसफर कर दिए जाते हैं तो लिटिल वैल्यू बचती है कंपनी में।
तीसरी बात, बहुत टाइम से केसेस चल रहे हैं तो एरोड हो जाते हैं एसेट्स की वैल्यू। और चौथी बात, रिजोल्यूशन प्रोसेस अपने आप ही बहुत लेट शुरू होता है और कुछ लीगल हर्डल्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से रिजोल्यूशन प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है। तो आईबीसी हैज इमर्ज्ड एज अ क्रेडिबल थ्रेट अगेंस्ट इरेंट प्रमोटर्स। तो जो प्रमोटर्स बहुत इरेंट होते हैं, लोन नहीं चुकाते, तो उनके लिए ये क्रेडिबल थ्रेट बन गया था। एंड अ स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म टू अशर इन क्रेडिट डिसिप्लिन इन द कंट्री। इसकी वजह से क्रेडिट डिसिप्लिन भी आया है, लेकिन जो फंक्शनिंग है कोर्ट की उसको स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। इरेंट प्रोमोटर शुड नॉट बी अलाउड टू मैनिपुलेट द सिस्टम टू देयर एडवांटेज। तो ये जो इरेंट प्रोमोटर्स हैं उनको अलाउ नहीं करने देना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकें। द टाइमलाइंस फॉर रिजोल्यूशन नीड टू बी स्ट्रिक्टली अडेयर। अब जैसे 330 दिन में रिजोल्यूशन होना है तो उसको फॉलो करना चाहिए उस टाइमलाइन को ही। द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू हैंडल सच केसेस नीड्स टू बी ऑगमेंटेड। और कैपेसिटी सिस्टम की कि ऐसे केसेस को अच्छे से हैंडल किया जाए तो कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि क्योंकि अगर टाइम लगता है तो जो एंटरप्राइज की वैल्यू है वो धीरे धीरे इरोड होने लगती है इन द प्रोसेस। तो एंटरप्राइज की वैल्यू जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे क्लिपिंग द ईगल्स विंग, तो ये एयरफोर्स से रिलेटेड आर्टिकल। तो एयर आर्म जो है इंडियन डिफेंस फोर्सेज की, एक्चुअली जो एयरफोर्स है, ऑथर ने बोला है कि उन्होंने अपना जो करंट लेवल ऑफ कैपेबिलिटीज़ पर वो पहुंचे हैं उसमें उनको बहुत मेहनत लगी है। जैसे कि बालाकोट जो मिशन हुआ था वो एयरफोर्स ने ही कंडक्ट किया था और वो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया था। द एयर आर्म ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस कैन टुडे लॉन्च अ सरप्राइज मिशन विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आज उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है, वो कोई भी मिशन स्पीड और एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हमने बालाकोट स्ट्राइक में भी देखा था कि उन्होंने कितना स्पीड और एक्यूरेसी से ये काम किया था। The Air Chief's professional leadership of the Air Force is crucial to orchestrate a variety of support elements like aerial tankers, AWACS, AEW, heliborne support and unarmed vehicles. अब एयर चीफ की जो प्रोफेशनल लीडरशिप है उससे एयरफोर्स क्या है, इन एलिमेंट्स को अच्छे से यूज़ कर सकता है अपने किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में। अ लैंड थिएटर कमांड इफ गिवन पावर ओवर द एयर एलिमेंट्स। अब यहाँ पर ऑथर ने बोला है जैसे कि अगर किसी लैंड थिएटर कमांड को ये सारी पावर दे दी जाए, जैसे एयर एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, उसकी पावर अगर किसी लैंड थिएटर कमांड को दे दी जाए तो हो सकता है वो मिशन को इतने अच्छे से ना कर पाए, क्योंकि उनको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं जैसे कि एयर फोर्स के लोगों को होती है। और साथ ही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क भी इन्वॉल्व है। अब गवर्नमेंट रिपोर्टेडली प्लान कर रही है कि वो मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज कर देगी थिएटर कमांड में अंडर द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसमें क्या होगा, जो एसेट्स होंगे एयरफोर्स के उनको स्प्लिट कर दिया जाएगा इंटू 4 और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 4 ऑपरेशनल थिएटर्स में। अब इससे डाइल्यूशन हो जाएगा जो भी कॉम्बैट एसेट्स हैं एयरफोर्स के पास, जैसे कि 30 स्क्वाड्रन फोर्स कंसिस्टिंग को 5 या 6 एयरक्राफ्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। ऑथर ने बोला इसकी वजह से मिशन इफेक्टिवनेस पर फर्क पड़ सकता है। एक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो लैंड थिएटर कमांड होगी वो भी इतने अच्छे से मिशन को लॉन्च करवा सकती है। तो वन शुड नॉट एक्सपेक्ट द करंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी टू बी मेंटेन अगर कॉम्बैट इन्वेंट्री जो एयरफोर्स की है उसे हम स्प्लिट कर दे स्मॉलर यूनिट्स में। 2012 में नरेश चंद्र कमेटी बनी थी, उन्होंने ये बोला था कि सीडीएस बनना चाहिए, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है विच वुड टेक ऑन ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द चेयरमैन। जो भी बाकी चीफ्स हैं कमेटी के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हो। लेकिन इसमें यह बोला गया था जो सीडीएस है वो इंडक्शन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक्स, इन सब की बात अलग है, इसके लिए सेंट्रलाइज प्लानिंग ठीक है। लेकिन जो ऑपरेशंस होंगे, कमेटी का सजेशन ये था जो ऑपरेशंस होंगे वो रिस्पेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ ही करें। इट इज़ एक्सट्रीमली डाउटफुल। लेकिन अब जो सीडीएस है वो देखा जा रहा है जो ऑपरेशन वाली फील्ड है वो भी सीडीएस अपने में लेना चाह रहे हैं, जैसे कि इट इज़ एक्सट्रीमली डाउटफुल द सीडीएस कैन कोप विद द इनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट इंक्लूड ऑपरेशंस। अगर सीडीएस को वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे दी जाए जिसमें ऑपरेशंस भी इंक्लूड हो तो क्या वो ऐसे इतने प्रेसिजन के साथ ऐसे मिशंस लॉन्च हम कर सकते हैं। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट द प्रोपोज मैरीटाइम थिएटर कमांड, अब जैसे प्रोपोज मैरीटाइम थिएटर कमांड की बात की जा रही है जिसमें ये है जो भी एंटायर ऑपरेशनल फ्लीट है 3 नेवल ऑपरेशन कमांड्स की उनको एक के अंदर कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड बना दिया जाएगा। तो हम जब नेवल फ्लीट पे इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम एयरफोर्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें एयरफोर्स में भी इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो वाइल इट हैज़ बिन डिसाइडेड टू कंसोलिडेट द ऑपरेशनल एसेट्स ऑफ द नेवी अंडर एमटीसी, तो यहाँ पे इंसान को सोचने की बात है कि जब हम नेवी को इंटीग्रेटेड करने की बात करें तो हम एयरफोर्स को क्यों पार्सल कर रहे हैं स्मॉलर यूनिट्स में। अब जैसे कि पेरेंट बेसिस ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के जैसे कि मिराज 2000, सुखोई, रफाल, तो इसका बहुत एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके लिए इसको यूज़ करने के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है टू ऑब्टेन द मल्टी रोल कैपेबिलिटी ऑफ दीज मशीन्स एंड इन ट्रेनिंग क्रू। जो लैंड थिएटर कमांड है उनको पहले तो इन एसेट्स को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी जो कि रेगुलर बुक्स में होते नहीं है लैंड फोर्सेज के, इसके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी आर ट्राइंग टू इफेक्ट चेंजेस। तो ऑथर ने बोला हम इस टाइम पे चेंजेस करने की कोशिश करें जहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ आर्मी ने स्टैंड ऑफ कर रखा है और अभी हमें चाइनीज़ आर्मी की स्ट्रैटेजी भी नहीं पता है कि आगे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो सिस्टम फॉल्टलेसली काम कर रहा है अभी उसे वैसे ही काम करने देना चाहिए।
तो दीज आर बीइंग डिप्लॉयड वाइल ट्रेनिंग इज इन प्रोग्रेस इन सच अ सिनारियो। ये बहुत ही इनएडवाइसेबल होगा अगर हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली ऑथर ये कह रहा है जो एयरफोर्स है उसको आप लैंड थिएटर कमांड बनाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश मत करो, उसे इंटीग्रेटेड ही रहने दो। अगर इंटीग्रेटेड रहेगा तभी काम कर सकता है। और जैसे सीडीएस को ऑपरेशनल और पावर्स देने की बात की जा रही है तो उसे ऑपरेशनल पावर्स मत दो। जो चीफ ऑफ कमेटी है उसके पास ही ऑपरेशनल पावर्स रहने दो, क्योंकि उसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज है कि वो अच्छे से मिशन लॉन्च कर सकता है। हम आगे चलते हैं। अब बाइडन यूएस कॉम्बैट मिशन इन इराक टू कंक्लूड बाय ईयर एंड। तो बाइडन का ये कहना है जो भी इराक में यूएस के कॉम्बैट फोर्सेज है वो ईयर एंड तक बाहर कर लेंगे। तो प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड मंडे द यूएस कॉम्बैट मिशन इन इराक विल कंक्लूड बाय द एंड ऑफ द ईयर। अभी अफगानिस्तान से भी उन्होंने अपने ट्रूप्स निकाले, अब वो इराक से भी अपने कॉम्बैट फोर्सेस को बाहर निकाल रहे हैं। टुगेदर द वॉर्स इन अफगानिस्तान द इराक हैव हेविली टैक्स्ड। अब इराक और अफगानिस्तान की वॉर की वजह से जो यूएस है उसे काफ़ी पैसा यहाँ लगाना पड़ रहा है, लेकिन यूएस का बेसिकली मानना ये है जो उनका मेन टारगेट है वो चाइना है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें हर जगह से अपने सारे फोर्सेस निकालकर चाइना पर पूरी तरीके से फोकस करना है। तो टुगेदर द वॉर्स इन अफगानिस्तान एंड इराक हैव हेविली टैक्स्ड द यूएस मिलिट्री एंड केप्ट इट फ्रॉम डिवोटिंग मोर अटेंशन टू अ राइजिंग चाइना। तो वो चाइना को उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो हर फ्रंट पे खड़े थे। तो विच द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स द बिगेस्ट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज। तो सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चैलेंज चाइना पे है, तो अब वो चाइना पे अच्छी तरीके से फोकस करने वाले हैं। फॉर ईयर्स यूएस ट्रूप्स हैव प्लेड सपोर्ट रोल्स इन इराक एंड इन नेबरिंग सीरिया। तो काफ़ी सालों तक जो यूएस ट्रूप्स है उन्होंने अच्छा रोल प्ले किया इराक और सीरिया में भी, जो कि सीरिया एक बार ओरिजिन हुआ करता था इस्लामिक स्टेट का। एंड कैप्चर्ड लार्ज स्वाथ्स ऑफ इराकी टेरिटरी। तो सीरिया ने काफ़ी इराकी टेरिटरी को कैप्चर भी कर लिया था, जिसके कारण यूएस अपने ट्रूप्स लेकर आया था इराक में। आर शेयर्ड फाइट अगेंस्ट आईएसएस इज क्रिटिकल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। तो यहाँ पर बाइडन का यही कहना है जो भी हमारी शेयर्ड फाइट है अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म वो अभी भी रहने वाली है और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन रहेंगे, भले ही हम यहाँ से अपने कॉम्बैट फोर्सेस को बाहर निकाल रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे इराक में खुद में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि इराक में ईरानियन बैक्ड मिलिशियाज हैं। इसके अलावा वहाँ पे कोविड-19 की वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा शोर किए हैं, हॉस्पिटल फाइट्स देखने को मिली है, काफ़ी लोग मर गए हैं। तो वहाँ पर भी बहुत दिक्कत है इराक में भी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टिमुलस इनएडिक्वेट 25% ऑफ एमएसएमई लोन्स में डिफॉल्ट। तो अभी जो रिलीफ पैकेज दिया गया था वो बेसिकली लोन ऑफरिंग्स के फॉर्म में दिया गया। तो पार्लियामेंट्री पैनल का ये कहना है जो ये लोन ऑफरिंग्स दिए गए लॉन्ग टर्म है और इससे कैश फ्लो नहीं जनरेट हो रहा है, जिसके कारण डिमांड जनरेट हो और एमएसएमई को कोई रिलीफ नहीं मिल रहे वाला है। तो इज इनएडिक्वेट एज द मेजर्स वर मोर ऑफ लोन ऑफरिंग्स। जो भी मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किए गए वो लोन ऑफरिंग्स के फॉर्म में और वो लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए कैश फ्लो जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लार्ज इकोनॉमिक पैकेज की ज़रूरत है जो कि डिमांड को बॉल्स्टर करे और साथ ही इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें एमएसएमईज में। तो वेरियस इंडस्ट्री एसोसिएशंस ने पॉइंट आउट किया कि एमएसएमई वहाँ पे कैश क्रंच बहुत ज़्यादा है और पैंडेमिक की वजह से उनकी अर्निंग्स लगभग 20 से 25% तक अफेक्ट हुई हैं। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2022 की ग्रोथ इंडिया की कम कर दी है लगभग 300 बेसिस पॉइंट से। तो द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑन ट्यूसडे स्लेश्ड इट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया बाई 300 बेसिस पॉइंट फ्रॉम इट्स अप्रैल प्रोजेक्शन। तो अब 9.5% की ग्रोथ होगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है ऑनलाइन लेंडर्स कांट बी अलाउड टू चार्ज एग्जॉर्बिटेंट रेट्स। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है जो ऑनलाइन लेंडर्स हैं वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेट चार्ज नहीं कर सकते हैं पैसे देने पर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्यूसडे सेट डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वैसे एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करें। तो यहाँ पे आरबीआई का ये कहना है कि वो बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को तो रेगुलेट करते हैं, लेकिन ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स उनके उसमें नहीं आता और वो उसे कंट्रोल नहीं करते हैं। पीआईएल गई थी तो वहाँ पर ऐसा बोला गया जो ऑनलाइन डिजिटल लेंडर्स है वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए फिक्स कर देना चाहिए कि कितना चार्ज किया जा सकता है और एक ग्रीवांस रिड्रेसल की ज़रूरत है बोरोवर्स के लिए कि वो हर स्टेट में बनाया जाए। तो इट एलिजिस जो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो लगभग 35 से 45% फीस को डिडक्ट कर लेते ये कहकर कि प्लेटफॉर्म फीस है, सर्विस चार्जेस है एंड ऑन अदर प्रोटेक्स्ट। तो यहाँ पर आरबीआई ने तो ये बोला है कि वो बैंक्स और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स उनके अंदर नहीं आते हैं। तो आई होप आपको आज की न्यूज़ पर समझ आएगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।